ओके सो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग पहले चैप्टर की बात करेंगे हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स के बारे में। सो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम बात कर लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं। हालांकि आप क्लास 11th में इसके बारे में, क्लास 10th में भी इसके बारे में पहले से ही स्टडी किए होंगे, लेकिन हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। फिर इसके बाद हम अपने चैप्टर पे आएंगे कि हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स क्या है और उसमें उनकी क्या क्लासिफिकेशन, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारी बातें हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है। गौर करिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? पहली बात तो यही है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बात को थोड़ा गौर करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? तो आप किसी भी कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे जब उसके लिए वहाँ पर दो कंडीशन फॉलो की जा रही हों। पहली कंडीशन ये है कि आप किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे अगर उसके पास एटलीस्ट वन कार्बन हो, एटलीस्ट वन कार्बन एटम हो और एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम हो। एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। बात को थोड़ा गौर करिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन एटम होगा और कम से कम एक हाइड्रोजन होगा। ये पहली शर्त है। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि कम से कम एक हाइड्रोजन ऐसा हो जो डायरेक्ट कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा हो। कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा हो। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे वो कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ध्यान दें फिर से एक बार, हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी किसके बारे में करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में करेंगे। अब अगर हम बात करें भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के लिए शर्त दो है। पहली शर्त ये है कि उस कंपाउंड में कम से कम एक कार्बन और कम से कम एक हाइड्रोजन का एटम होना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट ये है इसके लिए कि उस कंपाउंड में कम से कम एक हाइड्रोजन ऐसा हो जो कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए डायरेक्ट लिंक हो, यानी जुड़ा हो। अगर ऐसा है किसी कंपाउंड में तो हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। सो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए से और थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो हमने जाना कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए शर्तें दो हैं। पहली शर्त तो ये है कि उसके पास कम से कम एक कार्बन हो और कम से कम एक हाइड्रोजन हो। दूसरी शर्त ये है कि हाइड्रोजन कम से कम एक ऐसा हो, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम एक हाइड्रोजन ऐसा हो जो डायरेक्ट कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या हो, जुड़ा हो।
चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास CH4 है, CH4, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, CH4। ध्यान दें, यहाँ पर एक कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम है? एक कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो एक कार्बन एटम से 4 हाइड्रोजन एटम टेट्राहेड्रली जुड़े होते हैं, टेट्राहेड्रली जुड़े होते हैं। तो कार्बन है, 4 ऐसे हाइड्रोजन हैं जो डायरेक्ट कार्बन से क्या है? लिंक है। इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल ले लिए जाए यहाँ पे। जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ पर बात कर लें, HCHO, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। सो ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड हमारा ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, इसे भी चेक कर लिया जाए। तो क्या करेंगे, आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए, आपने क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। सो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसे थोड़ा सा क्लास 11th की बुक को उठा करके ज़रूर पढ़ेंगे, तब आपको बातें और क्लियर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, सो जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम से एक ऑक्सीजन एटम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, और 2 हाइड्रोजन के एटम कुछ इस तरीके से जुड़े हैं। 2 हाइड्रोजन के एटम कुछ इस तरीके से जुड़े हैं। तो आप थोड़ा गौर करिए, एक कार्बन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है। एक कार्बन एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है जो डायरेक्ट कार्बन से क्या है? जुड़े हैं। इसका मतलब ये हमारा ऑर्गेनिक है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि कार्बन है और 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो डायरेक्ट कार्बन से क्या है? लिंक है। क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे तब जब उसमें कम से कम एक कार्बन हो, कम से कम एक हाइड्रोजन हो, ऐसा हो कि कम से कम एक हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट कार्बन से क्या हो? लिंक हो। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे वो कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक है। इसका मतलब जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो हमारा क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलिए एग्जाम्पल कुछ और लेते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। जैसे हम ले लें यहाँ पे फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक पार्ट है। ठीक है, सो अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें कि फॉर्मिक एसिड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सा देखा जाए। देखिए, जब आप फॉर्मिक एसिड का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है कुछ इस तरीके से, जिसमें से एक हाइड्रोजन एटम कार्बन से डायरेक्ट लिंक है और एक ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन एटम के साथ कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है। यानी कि जब आप फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से पाएंगे। ध्यान दें, कार्बन है, क्या है यहाँ पे? कार्बन है और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंक है। कार्बन है और एक हाइड्रोजन एटम ऐसा है जो डायरेक्ट कार्बन से क्या है? लिंक है। इसका मतलब ये भी क्या है? आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन हो, कम से कम एक हाइड्रोजन हो, इस तरह से हो कि हाइड्रोजन कम से कम एक तो कार्बन से जुड़ा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई भी आपका हाइड्रोजन कार्बन से डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, तो वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। सो होगा क्या? वो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ओके, चलिए इसको एक थोड़ा सा और एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बनिक एसिड लें, H2CO3 लें, जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए एक कार्बन एटम है, 3 ऑक्सीजन के एटम है, जिसमें से एक ऑक्सीजन का एटम कार्बन से डायरेक्ट इस तरीके से डबल बॉन्डेड लिंक है और 2 ऑक्सीजन एटम
कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन के एटम हैं वो एक इस ऑक्सीजन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी जब आप हाइड्रोकार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर को पाएंगे। ध्यान दें, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। अच्छा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो इसे ऑर्गेनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये ऑर्गेनिक नहीं है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बात हकीकत है कि यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन आप ध्यान दें कि कोई हाइड्रोजन ऐसा नहीं है, इन दोनों हाइड्रोजन एटम में कोई हाइड्रोजन का एटम ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट कार्बन से क्या हो, जुड़ा हो। इसका मतलब ये है कि जब कोई हाइड्रोजन एटम कार्बन से जुड़ा नहीं है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो होगा क्या, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। सो आई होप आपको ये बात बेटा समझ में आ रही होगी कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टडी करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी किसके बारे में करेंगे, सिर्फ करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, यानी कार्बन और हाइड्रोजन और इनसे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। हमने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, तो आपने जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको कहेंगे जिसमें कम से कम एक कार्बन हो, कम से कम एक हाइड्रोजन हो, इस तरीके से हो कि हाइड्रोजन कम से कम एक ऐसा हो जो डायरेक्ट कार्बन से क्या हो, जुड़ा हो। अगर ऐसा है तो वो आपका कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा, अदरवाइज वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। ओके, सो ये आपका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। अब हम अपने क्लास 12 के मेन टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर का नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। चैप्टर नेम है क्लास 12 केमिस्ट्री का, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये आपका चैप्टर नेम है। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये आपका पहला चैप्टर है क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा बेसिक पहले समझ लेते हैं क्या है ये। इसके बाद हम फिर इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिर इनके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, फिर इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं यानी इनके फॉर्मेशन की बात करेंगे, फिर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बातें करेंगे, और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन, हम उनके बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि इसका मतलब क्या है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ध्यान दें, देखिए हैलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। हैलोजन हमारा क्या है, एक्स है। एक्स हमारा क्या होता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। ये हमारे पास 4 तरह के हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं। देखिए हैलोजन इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ज़्यादातर सॉल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं और इनका टेस्ट कैसा होता है, खारा होता है। हैलो का मतलब होता है खारापन, ठीक है। तो ये हमारे पास हैलोजन्स होते हैं। तो हैलोजन में हमारे पास 4 तरह के एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 4 तरह के हमारे पास हैलोजन के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हैलोजन का मतलब तो ये हो गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। दूसरा हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है, यहाँ ध्यान दें, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन विथ कार्बन, हाइड्रोजन विथ कार्बन मीन्स हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन हो, कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, क्योंकि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते किसके बारे में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इसका मतलब ये है कि जितने भी हम कंपाउंड्स के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे वो सबके सब ऑर्गेनिक होंगे, सबके पास कार्बन होगा, सबके पास हाइड्रोजन होगा, सबके पास कम से कम एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जो डायरेक्ट कार्बन से क्या होगा, जुड़ा होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो हैलोजन का मतलब हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। और हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो मतलब कार्बन विद हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड,
ओके, सो यहाँ पर ध्यान दें, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैलोजन के डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब कुछ इस तरीके के कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करेंगे, कुछ इस तरीके के, यानी कार्बन होगा, यानी कि कार्बन होगा और कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होगा और कम से कम एक एक्स मतलब यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन जो है कार्बन से डायरेक्टली लिंक होगा, कार्बन से डायरेक्टली लिंक होगा। हम इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं, थोड़ा गौर करिए इसको, बहुत ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन होगा जिसके साथ क्या जुड़ा होगा, हैलोजन। तो हम ऐसे कंपाउंड को क्या नाम देंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको बेटा ये बात इतनी थोड़ी सी समझ में आई होगी कि हम आखिर इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन से हैलोजन कोई जुड़ा होगा, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन जुड़ा होगा, उनके कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको और आगे थोड़ा शुरू करते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात कर ली जाए। सो क्लासिफिकेशन की बात कर ली जाए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात कर ली जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर दो तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे, दो तरीके से हम हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन करेंगे। जो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो पहला जो क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेस पर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारे पास जनरली जो हम लोग को थोड़ा सा डील करना है, स्टडी करना है, वो हम लोग तीन तरह से करेंगे। जो हमारा पहला होगा उसका नाम होगा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ध्यान दें, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो हमने बोला कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पर करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कितने अटैच हैं, टच किए हुए हैं कार्बन एटम से, उनके बेसिस पर यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहला जो आपका होगा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें जो हाइड्रोकार्बन होगा उससे सिर्फ एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा होगा। हाउ मेनी हैलोजन ग्रुप जुड़े होंगे, वन हैलोजन ग्रुप। ओके, कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपके पास R है, ये आपके पास CH2 है, ये आपके पास कोई X है, सिर्फ कोई एक हैलोजन हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा है, सिर्फ एक हैलोजन एक हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा है, तो हम बोलेंगे वो क्या है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये तो हमारा ओपन चेन वाला हो गया, ये तो हमारा ओपन चेन वाला हो गया, ओपन चेन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास क्लोज वाले भी आ जाएंगे। क्लोज वाले मतलब कुछ इस तरीके से। अच्छा, क्लोज वाले आपके एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका, ये आपका एक जुड़ा हुआ, ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से ये तो आपका एलिसाइक्लिक हुआ, ये आपका रिंग एरोमेटिक फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चलेंगे, यानी कि अगर हाइड्रोकार्बन चेन, सब हाइड्रोकार्बन चेन चाहे ओपन वाली हो चाहे क्लोज वाली हो, ओपन वाली हो चाहे क्लोज वाली हो, सिर्फ अगर उसमें सिर्फ एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो हम उसको बोलेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये तो हो गया आपका मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो सेकंड आपका आएगा वो होगा डाई हैलोजन
डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो डाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ हैलोजन 2 हो जाएंगे, मतलब कुछ इस तरीके से देख लीजिए, ये R है, ये आपके पास CH से यहाँ पर 2 X लग जाएंगे, सपोज कुछ इस तरीके से लग गए यहाँ पे। इसी तरीके से हमारे पास ये कुछ इस तरीके से लग सकता है, यहाँ पे लग गया, 2 हैलोजन ग्रुप लग जाएंगे। ओके, ध्यान दें, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन चेन से अगर 2 हैलोजन ग्रुप लगे हैं, 2 हैलोजन ग्रुप लगे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखिए यहाँ पर 2 तरह के हो सकते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं जेमिनल, एक होते हैं जेम, और एक होते हैं विसिनल। 2 तरह के हमारे पास होते हैं, एक जेमिनल फॉर्म में होते हैं और एक विसिनल। जेमिनल का टर्म आता है कि अगर 2 हैलोजन सेम ग्रुप, 2 सेम हैलोजन के एटम अगर सेम नंबर ऑफ सेम कार्बन से जुड़े हैं तो हम उसको बोलेंगे जेमिनल, और अगर एडजेसेंट कार्बन एटम से जुड़े हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल। यानी सेम कार्बन से अगर सेम हैलोजन ग्रुप जुड़े होंगे तो जेमिनल कहलाएंगे, और अगर सेम हैलोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन एटम से जुड़े हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसिनल बोलेंगे। आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से हमारे पास आएगा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके, अच्छा ये रिंग वाला भी हो सकता है, यानी कि आप जो है इसमें साइक्लिक फॉर्म भी ले सकते हैं, जैसे ये इस तरीके से, ये आपका डबल X लग जाएगा, यानी 2 हैलोजन ग्रुप लगे होंगे। ये आपका एरोमेटिक भी हो सकता है और आपका सिर्फ साइक्लिक हो सकता है, यानी कि एरोमेटिक नहीं होगा, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, हाँ कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये भी आपके क्या है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लें ट्राई के बारे में, थोड़ा सा जान लें। सो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की अगर बात करेंगे तो यानी कि यहाँ पर 3 हैलोजन ग्रुप हाइड्रोकार्बन चेन से लगे होंगे, कुछ इस तरीके से, RCH यहाँ पर X लगा है, H यहाँ पर भी कहीं X लगा है, CH2 यहाँ पर भी कहीं X लगा है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हम रिंग वाले की बात कर सकते हैं, यहाँ पे रिंग वाले की भी बात की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है भाई। ये आपका X है, ये आपका X है, 3 हमारे पास हैलोजन एटम्स लगे हो सकते हैं। तो ये तो ओपन चेन के फॉर्म में है, ये आपका साइक्लिक यानी कि साइक्लिक के फॉर्म में, रिंग वाले के फॉर्म में है, ठीक है। सो अगर 3 हैलोजन एटम्स लगे हैं, 3 हैलोजन एटम्स अगर हाइड्रोकार्बन चेन से लगे हैं, अब वो चाहे साइक्लिक हो चाहे वो ओपन हो, हाँ किसी से भी लगे हों, तो हम बोलेंगे वो आपके क्या है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे। इज द क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इज द क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा गौर करें, ये तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हो गए। अगर 1 जुड़ा होगा सो मोनो बोलेंगे, 2 जुड़ा होगा सो डाई बोलेंगे, 3 जुड़ा होगा सो ट्राई बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा NCERT या जो भी हमारे अभी तक की बातें जो चलने वाली हैं, तो उसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि हम एक ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे जिसमें सिर्फ 1 हैलोजन एटम्स होंगे। हाउ मेनी हैलोजन एटम्स? सिर्फ 1 हैलोजन के एटम्स होंगे। उन हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है उनको कितने क्लास में बांटा गया है और किस किस के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे, अच्छा जो बातें पढ़ाई जा रही हैं वो आप ज़रूर नोट करते चलें, क्योंकि ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की बहुत आसान ब्रांच है,
बशर्ते आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा उस पर मेहनत करना है, आप उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, बातों को समझेंगे तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगी। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर के बैठना है, जो टीचर पढ़ा रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा नोट करते चलिए, क्योंकि जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो ज़्यादातर आपको रिएक्शंस मिलेंगी और रिएक्शंस को रट पाना ये बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके जहन में पूरी तरह से बैठा होगा और आप उसको आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जानने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि एक ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की हम बात करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक हैलोजन का एटम हाइड्रोकार्बन चेन से डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होगा, लिंक होगा। ओके, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी क्लासिफिकेशन की बात जब करेंगे तो हम लोग यहाँ पर दो नज़रिए से, यानी दो तरह से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर तो एक तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक तो हम यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन करेंगे, और एक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे sp2 के हिसाब से sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन की हम बात करेंगे। यानी एक तो क्लासिफिकेशन हम करेंगे sp3 के हिसाब से, और जो दूसरा हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इनको क्लासिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा चेक कर लें यहाँ पे। देखिए गौर करिएगा, थोड़ा सा बहुत फोकस तरीके से पढ़िएगा बेटा। देखिए आपको जो पहला आपका क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, अगर हम sp3 के हिसाब से बात करें तो ध्यान दें थोड़ा सा। पहले बात तो आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्लास 11 का ये आपका टॉपिक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है क्लास 11 की बुक को उठाएंगे और उसको ज़रूर पढ़ेंगे। थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर क्लियर कर लेंगे ताकि आपको बातें और अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। हाँ, फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे कि आपके ये जो क्लियर ना हो जिन बच्चों को, वो आप थोड़ा सा समझ सकें। देखिए हाइब्रिडेशन की अगर बात की जाए sp3 और sp2 की या sp की, किसी भी हाइब्रिडेशन की बात करें, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ये अभी हम लोग ने जाना ही है। और हमें मालूम है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है,
कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने आप को क्या कर पाते हैं? स्टेबल कर पाते हैं। सो इसका मतलब कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 से कभी ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, ना तो 4 से कम बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। सो अगर कार्बन की वैलेंसी 4, इसका मतलब हाइब्रिडेशन हमारे पास 3 तरह से कर सकते हैं। ये एक तो sp कर सकता है जब वैलेंसी 2 होगी, एक ओके। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर 2 तरीके से मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, sp3 के हिसाब से और sp2 के हिसाब से। देखिए sp3 के हिसाब से जो हमारे पास पहला टाइप का मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, उसका नाम है एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स पहला क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है हमारा? एल्किल हैलाइड्स। सो एल्किल हैलाइड्स होते क्या हैं? ध्यान दें, एल्किल हैलाइड्स में होता क्या है कि ये हमारे पास कोई RCH2 कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पर कोई X जुड़ा होता है। ध्यान दें, एल्किल हैलाइड्स होंगे क्या? देखिए पहली बात तो ये हमारे पास मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि एक हैलोजन है और ये किससे जुड़ा है? हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा है। इसका मतलब ये आपका मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और इसका क्लासिफिकेशन हमारे पास sp3 के हिसाब से कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास है दरअसल वो कौन सा है? एल्किल हैलाइड्स है। क्या है? एल्किल हैलाइड्स। तो पहचानेंगे कैसे? देखिए हैलोजन, देखिए यहाँ गौर करिए, हैलोजन एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है, हैलोजन जो है एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ध्यान दें फिर से एक बार, हैलोजन जिस कार्बन एटम से यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 है। अब देखिए हाइब्रिडेशन को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, वैसे भी आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। सो अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए कि आप अगर हाइब्रिडाइजेशन को पहचानना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल है। अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ अगर सिग्मा बॉन्ड सिर्फ है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका sp3 होगा। ध्यान दें, इधर आप नोट भी कर लेंगे इस बात को कि अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड अगर सिर्फ है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3 होगा। और अगर एक पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, अगर सिर्फ एक पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अगर आपके पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो आपका जो हाइब्रिडेशन होगा वो आपका sp होगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपको हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए गौर करिए, यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, पाई बॉन्ड होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये भी आपका क्लास 11 का सिलेबस है। सो अगर गाइज आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे प्लीज जा करके क्लास 11 की बुक को जरूर पढ़ें, ठीक है। तभी आप क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। इज क्लियर? चलिए इसको ध्यान दीजिए। हैलोजन जो है एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। क्यों sp3 है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। क्योंकि बॉन्ड सिग्मा है इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। अच्छा, यानी कि जो हैलोजन है एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। और ये जो आपका ओवरऑल ग्रुप है, ये जो आपका ग्रुप है वो दरअसल कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है। क्योंकि ग्रुप एल्काइल है, हैलोजन sp3 वाले कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा आपका, एल्काइल हैलाइड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्काइल हैलाइड्स कहलाएगा, ठीक है। सो अगर हैलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और वो ओवरऑल ग्रुप कैसा हो, एल्काइल ग्रुप हो, तो हम उस कंपाउंड्स को नाम देंगे एल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस, एल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। इज द क्लियर? चलिए अब जो हमारे पास सेकेंड, अच्छा इसे आप नोट भी करते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक है। हाँ चलिए नोट कर लीजिए इसे।
ओके तो ये आप हमने जाना, एक तो पहला क्लासिफिकेशन हमने sp3 के हिसाब से जाना कि एल्काइल हैलाइड्स होता है। अब देखिए जो सेकेंड टाइप का होता है वो होता है हमारा एलाइल हैलाइड्स। एलाइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स। अब देखिए एलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कोई कंपाउंड अगर है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, ये गौर करिए हैलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्या है? sp3 है। देखिए ध्यान दीजिए, हैलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। क्या है? sp3 है। इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा। अच्छा ये देखिए थोड़ा गौर करिए, ये आपका जो पूरा ओवरऑल ग्रुप है, ये जो आपका ओवरऑल ग्रुप है वो दरअसल कहलाता है एलाइल ग्रुप। क्या कहलाता है? एलाइल ग्रुप कहलाता है। ध्यान दें और थोड़ा सा, हैलोजन एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और क्योंकि ये जो ओवरऑल ग्रुप है एलाइल ग्रुप है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एलाइल हैलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइल हैलाइड्स। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपको और थोड़ा सा सही तरीके से बताने की कोशिश करें। ओके चलिए फिर से एक बार ध्यान दे लें, एलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अगर हैलोजन एटम्स एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और वो ओवरऑल हाइड्रोकार्बन चेन कैसा हो? एलाइल ग्रुप हो, तो हम उस कंपाउंड को नाम देते हैं एलाइल हैलाइड्स। ओके ये तो आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का जो पहला क्लासिफिकेशन था वो था एल्काइल हैलाइड्स। जो सेकंड क्लासिफिकेशन जो सेकंड टाइप का था वो क्या था? एलाइल हैलाइड्स हो गया। अब देखिए जो थर्ड टाइप का sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? जो थर्ड है आपका बेंजाइल हैलाइड्स होता है। बेंजाइल हैलाइड्स होता है, बेंजाइल हैलाइड्स कहलाता है। ठीक है, बेंजाइल हैलाइड्स कहलाता है। अब देखिए बेंजाइल हैलाइड्स होते क्या हैं, इसको भी थोड़ा गौर करिए। ये हमारे पास एक रिंग है, ये हमारे पास एक रिंग है। ठीक है, ये हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग से एक कार्बन जुड़ा है कुछ इस तरीके से। अब अगर इस कार्बन एटम से कोई हैलोजन एटम लगता है तो हम बोलेंगे ये हमारा क्या है? बेंजाइल हैलाइड। ध्यान दें पहले एक बार, हैलोजन है, कितने हैं? हाउ मेनी हैलोजन एटम हियर? वन हैलोजन एटम यहाँ पे है, इसका मतलब मोनो हैलोजन है। क्या है? मोनो हैलोजन है। ठीक है, अब ये किससे जुड़ा है? हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अच्छा क्लासिफिकेशन sp3 के हिसाब से कर रहे हैं तो इसको भी थोड़ा गौर करिए। ये जो हैलोजन एटम है, ये वाला जो हैलोजन एटम है एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है, एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। क्योंकि बॉन्ड सिग्मा है सो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब ध्यान दें, ये जो आपका पूरा का पूरा ग्रुप है, ये जो आपका ग्रुप है दरअसल कहलाता क्या है? बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। क्योंकि ग्रुप बेंजाइल है, एक हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? बेंजाइल हैलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजाइल हैलाइड्स। आई होप आपको ये बातें भी क्लियर हो चुकी होंगी। ओके फिर से एक बात समझ लें, बेंजाइल हैलाइड्स क्या है? हैलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और ये जो आपका पूरा का पूरा ग्रुप है, ओवरऑल ग्रुप है, ये आपका कौन सा ग्रुप है? बेंजाइल ग्रुप। क्योंकि ग्रुप बेंजाइल है, लगा क्या है? हैलोजन, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं बेंजाइल हैलाइड्स। ओके तो यहां पर तीन तरह का क्लासिफिकेशन हमने देखा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमने तीन तरह के कंपाउंड्स की बात की। एक तो हमने देखा एल्किल हैलाइड्स के बारे में, और जो सेकंड हम लोगों ने देखा एलाइल हैलाइड्स के बारे में, और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा?
बेंजाइल हैलाइड्स के बारे में। तो ये तो था आपका sp3 मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब थोड़ा बात कर लें sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। चलिए इसको भी थोड़ा फोकस करें। अब देखिए ये दो टाइप के होते हैं, ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका जो पहला है उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड्स, विनाइल हैलाइड्स जो पहला है। अच्छा, विनाइल हैलाइड्स को थोड़ा गौर करिए। ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X है, एक हेलोजन एटम है, मोनो हेलोजन है। किससे जुड़ा है? हाइड्रोकार्बन चेन से, यानी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इज अ क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हेलोजन को गौर करिए। हेलोजन एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। यहाँ देखिए गौर करिए, हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दें, ये कार्बन जो एटम है, ये जो कार्बन एटम है, ये एक पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक पाई बॉन्ड से जुड़ा है। देखिए जब कार्बन या कार्बन एटम के बीच में सिर्फ सिग्मा सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा होता है, जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होते हैं। ध्यान दें यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, जाहिर है कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेलोजन एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। और इसको थोड़ा गौर करिए, ये जो आपका ओवरऑल ग्रुप है कहलाता है विनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहलाता है? विनाइल ग्रुप कहलाता है। क्योंकि ग्रुप विनाइल है इसीलिए इस कंपाउंड को हम बोलेंगे विनाइल हैलाइड्स। क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड्स कहेंगे। आई होप आपको ये बात भी क्लियर समझ में आई होगी। ओके, फिर से एक बार समझ लें कि विनाइल हैलाइड्स की अगर बात की जाए तो हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, यानी ये इसका पार्ट है एक। ठीक है, अब इसको ध्यान दें, ये जो आपका ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये दरअसल ग्रुप कौन सा है? विनाइल ग्रुप है। क्योंकि ग्रुप विनाइल है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? विनाइल हैलाइड्स बोल रहे हैं। आर यू ओके? ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। एक जो सेकेंड टाइप का होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड्स, वेरी सॉरी एराइल हैलाइड्स बोलते हैं। एराइल हैलाइड्स जो आपका सेकेंड इसका है, यानी इसका क्लासिफिकेशन को सेकेंड पार्ट उसको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एराइल हैलाइड्स की बात अगर की जाए तो ये क्या होते हैं? ध्यान दें, ये हमारे पास कोई रिंग है और इस रिंग में ये सर्किल है। अच्छा, सर्किल क्या इंडिकेट करता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। सर्किल का मतलब है अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। क्लियर है? अब देखिए अगर यहाँ पर कोई हेलोजन एटम डायरेक्ट इस रिंग से लिंक हो, ध्यान दें, ये जो हेलोजन एटम है सिंगल है, इसका मतलब मोनो हेलोजन है। ये किससे जुड़ा है? कार्बन से, और कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये क्या है आपका? एक मोनो हेलोजन का डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इज अ क्लियर? अब देखिए ये जो कार्बन है, गौर करिए, ये जो कार्बन है दरअसल sp2 हाइब्रिडाइज है। हेलोजन एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है अल्टरनेट पर क्या है? डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई। मतलब ये कार्बन ऐसा होगा जिसके पास एक तो पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि बॉन्ड एक पाई है तो हमें मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। ठीक है, तो हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। और ये जो आपका ग्रुप है, ये जो आपका ग्रुप है दरअसल कौन सा ग्रुप है? एराइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एराइल ग्रुप है। क्योंकि ग्रुप एराइल है इसीलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एराइल हैलाइड्स बोल रहे हैं, एराइल हैलाइड्स कह रहे हैं। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन था। आई होप
क्लासिफिकेशन की जितनी भी बातें बतलाई गई होंगी वो आप सब स्टूडेंट्स को ठीक तरीके से समझ में आई होगी। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके नॉमेनक्लेचर की भी बात करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।